अपने लेक्चर का सेकंड पार्ट। हम लोग बात कर रहे थे फाइनेंस की रिलेटेड टू फाइनेंशियल सिस्टम। हमने देखा कि फाइनेंस में दो बिल्डिंग ब्लॉक्स का जिक्र किया जाता है, एक टाइम और एक रिस्क की बात की जाती है। टाइम में हमने ये देखा कि एक हमारा जो पैसा है, मनी है, उसकी कदर कीमत वक्त के हिसाब से डिसाइड की जाती है, इनके टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को दो तरीके से देखा जाता है, एक प्रेजेंट वैल्यू और एक फ्यूचर वैल्यू। अब उसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ साथ एक दूसरा टॉपिक रखा जाता है जिसको कहते हैं रिस्क का। अब उस रिस्क को सिर्फ देखते रहना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। उस रिस्क को मैनेज कैसे किया जाएगा, असल हमारा पर्पस ये है। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ये चीज देख ली कि रिस्क है क्या, ठीक है। फिर हमने देखा कि रिस्क अवर्जन क्या है, कि अगर रिस्क को कोई पसंद नहीं करता तो उसको रिस्क एवर्स कह देते हैं, हमने ये भी देख लिया। फिर हमने ये देखा कि रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन रिड्यूस किया जा सकता है। फिर हमने ये देखा कि रिस्क को रिड्यूस करने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका था बाइंग इंश्योरेंस, सेकेंड था डाइवर्सिफिकेशन एंड थर्ड था ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो अभी इन्हीं तीन तरीकों की तरफ मैं अब मूव करूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा तरीका क्या है, द मार्केट फॉर इंश्योरेंस, मैनेज रिस्क को मैनेज करने का पहला तरीका। One way to deal with the risk is to buy insurance. The general feature of insurance contracts is that person facing risk pays a fees to an insurance company, which in turn agrees to accept all or part of risk. एक इंसान है, अगर उसको अपनी जान को लेकर रिस्क है ना, कि अगर मैं खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे ऊपर पैसा लगाने वाला कौन बैठा है यहाँ पे, मुझे किसने देखना है, मुझे कौन देखेगा यहाँ पे। यहाँ मेरी फैमिली ऐसी है कि मेरी फैमिली डिपेंडेंट है ऑलरेडी मुझ पे, लेकिन मेरी फैमिली भी मेरा खर्चा नहीं उठा पाएगी, मुझे मैनेज नहीं कर पाएगी। मैं एक ओनली एक होम ओनर हूँ। अगर मैंने कमाना छोड़ दिया तो मुझे ठीक करने के लिए, दोबारा से मुझे जिंदगी की तरफ लाने के लिए मेरी फैमिली क्या करेगी। तो वो इस रिस्क से बचने के लिए क्या करते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेता है। इसी तरीके से और बहुत से इंश्योरेंस होते हैं, आपकी चीजों को लेके इंश्योरेंस होते हैं, आपके घर को लेके इंश्योरेंस होते हैं, आप लोगों के सेफ्टी को लेके, यानी कि आपकी केयर, एक्सीडेंट, आपके ट्रेवल इंश्योरेंस होते हैं। आपको समटाइम्स ये होता है कि अगर आपका लगेज गुम हो जाए, ठीक है, ट्रेवल इंश्योरेंस, इवन लगेज के भी इंश्योरेंस होते हैं, आप बकायदा वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं कि अगर आपका लगेज गुम होने का आपको खतरा है तो उसको, उस रिस्क को आप लोग कैसे निपटा सकते हैं, बाय बाइंग इंश्योरेंस। सेकेंड जो रिस्क को मैनेज करने का हमारे पास तरीकेकार है वो है डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे जो टॉपिक लिखा गया बेटे, वो लिखा गया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फर्म स्पेसिफिक रिस्क। अब याद रहे, डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स करता है बेटे to the reduction of risk achieved by replacing a single risk with a large number of smaller unrelated risks. डाइवर्सिफिकेशन की असल डेफिनेशन बेटे ये है, रिस्क को रिड्यूस करना या अचीव करना रिस्क रिडक्शन को बाय रिप्लेसिंग अ सिंगल रिस्क, एक सिंगल रिस्क को बहुत सारे और दूसरी चीजों में बांट देना। इसको आसान लफ्जों में अगर बताऊं, आपकी किताब में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक तो वो कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में अपने तमाम अंडे मत रखें जो आपने खरीदे हुए हैं। इन अंडों पे जो इन्वेस्टमेंट की है ना, उसको एक बास्केट में मत रखें। क्यों ना रखें, क्योंकि वो अंडे टूट सकते हैं एक बास्केट में। क्योंकि अंडों के इसलिए एग्जाम्पल ली गई बिकॉज ये सबसे फ्रेजिल चीज है। तो आपका पैसा भी इस तरीके से सबसे नाजुक चीज होती है, अगर पैसा एक दफा डूब जाए तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। तो बजाय ये कि एक ही बास्केट में तमाम अंडे रखने के जो कि टूट जाएंगे, उनको रखो बारी बारी किसी एक बास्केट पे। यानी कि कुछ ऐसी चीज रखो, कोई ऐसा टूल अपनाओ जिसके अंदर उसको अकेला अकेला रखो। अब इस तरीके एज कम्पेयर टू दिस बास्केट एंड दिस बास्केट, कि यहाँ पे सेफ है लेकिन यहाँ पे आपके एग्स जो है सेफ नहीं है। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये कोट कर देती है डाइवर्सिफिकेशन की फर्दर टू टाइप्स को। एक होता है हमारा मार्केट रिस्क, यानी कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह कर देना। दूसरा रिस्क आ जाता है हमारा फर्म स्पेसिफिक रिस्क, जिसकी हम बात कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सम फर्म स्पेसिफिक रिस्क का मुराद है कि हर एक फर्म सेलेक्ट कर लेना, उसके अंदर रिस्क अपना, मतलब आपका पैसा जहां जाएगा वो तो रिस्क है ना, रिस्क की सिचुएशन है। अपने पैसे को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन्वेस्ट कर देना। क्लोथिंग मार्केट के सिर्फ एक ब्रांड के ऊपर अपना पैसा ना लगाएं, बल्कि डिफरेंट 3-4 ब्रांड्स के ऊपर अपना पैसा लगा दें। यानी कि अब आपकी दुकान में अगर सिर्फ और सिर्फ वो खाड़ी के कपड़े पड़े हुए हैं, हो सकता है खाड़ी के डिजाइन किसी को पसंद ही ना आए, आपने जितना खाड़ी का स्टॉक लिया सारा का सारा वेस्ट हो जाए। आप खाड़ी का रखें, आप लाइमलाइट का रख लें, आप कोई लोकल ब्रांड रख लें, आप कुछ भी वहां रख सकते हैं, आप निशाद का रख सकते हैं, आप क्रिएशंस का रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो फॉर्म स्पेसिफिक हो जाए कि आप एक फॉर्म में एक इधर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे
रहे हैं, इधर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इधर भी इन्वेस्टमेंट करें, बजाय ये कि किसी ओवरऑल एक मार्केट के अंदर अपना पैसा लगा दे। तो इन्हीं दो चीजों, मार्केट स्पेसिफिक रिस्क और फर्म स्पेसिफिक रिस्क को अगर मैं दोबारा से बताऊं तो बेटे, डाइवर्सिफिकेशन कैन नॉट रिमूव द मार्केट रिस्क। अगर आप लोग डाइवर्सिफिकेशन का मेथड अपनाते हैं मार्केट रिस्क के अंदर, तो सॉरी टू से डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे वर्कआउट नहीं करती है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे आपके रिड्यूस कर सकती है बाय टेकिंग द फर्म स्पेसिफिक रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही ये है कि फैल जाओ, ठीक है, एक जगह पे ना रहें, अपने आप की अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फैला दें। कि अगर, तो इसकी एक और मिसाल ले लेती हूँ। अब हमने दो चीजें की, एक मार्केट रिस्क का है, एक फर्म स्पेसिफिक रिस्क का है। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लूं कुछ, कि मार्केट रिस्क आपने एक रेड मछली का लिया है, यहाँ पे फर्म स्पेसिफिक आपने डिफरेंट मछलियों के ऊपर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब इस इन सारी की 30 मछलियों के ऊपर से लेट से कि ये वाली जो फिश है ये बीमार हो गई है, क्या आप लोग की बाकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी? ऑफ कोर्स, दूसरा पैसा तो आपका सेफ है। लेट्स से कि ये भी बीमार हो गई है, अब लेकिन आपका बाकी पैसा तो सेफ है ना। यानी कि 30 में से अगर दो मछलियां बीमार हो चुकी हैं, तो आपकी बाकी मछलियां जिंदा हैं, अभी बाकी मछलियों वाली मार्केट आपकी चल रही है। लेकिन अगर ये इस एक लाल मछली के अंदर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, अगर यही बीमार हो गई, तो आपकी सारी की सारी मनी डूब जाएगी, आप लोग की सारी इन्वेस्टमेंट विल गो डाउन, विल फॉल डाउन। यहाँ पे आप लोग इस एक फिश में इन्वेस्ट करके आप लोग मार्केट रिस्क ले रहे हो। तो मार्केट रिस्क से बेहतर है कि आप फर्म स्पेसिफिक हो जाओ। यानी कि हो सकता है ये आपको ज्यादा प्रॉफिट दे, ये भी आपको प्रॉफिट दे दे, ये आपको प्रॉफिट दे दे, हो सकता है आपको ये प्रॉफिट दे दे, तो ये वाली जो बीमार मछलियां हुई है ना, इनका कवर अप हो जाएगा इनके प्रॉफिट के साथ। हो सकता है ये बीमार मछलियों की बजाय ये जो प्रॉफिट आपको दे रही है दूसरी फॉर्म्स वाली, इनके दूसरी मछलियां, वो आप लोगों को इतना प्रॉफिट दे दे कि वो आपको कॉस्ट लगे ही ना, कि जो मछलियां बीमार होगी वो आप लोगों को कॉस्ट इतनी फील ही ना हो जाए। लेकिन अगर यही हलाल हो गई, यही चली गई, तो फिर आपके पास ना प्रॉफिट का चांस, ना आपके पास इंटरेस्ट का चांस। तो इसको कहते हैं मार्केट स्पेसिफिक होना और फॉर्म स्पेसिफिक होना। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन बेटे आप लोग एक दफा बता दूं, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन भी देखें कि फर्म स्पेसिफिक रिस्क इज अ रिस्क दैट अफेक्ट्स ओनली अ सिंगल कंपनी। अब अगर यहाँ पे रिस्क आएगा ना, इसमें से कोई एक मछली डूबेगी, किसी एक में आप लोग का पैसा फॉल डाउन करेगा, तो किसी एक में करेगा, सब में नहीं करेगा। ठीक है, ये असूल है कि कहीं ना कहीं एक जगह आपकी इन्वेस्टमेंट लाजमन नीचे जाएगी, आप लोग का स्टॉक लाजमन नीचे जाएगा। हो सकता है इन 30 की 30 मछलियों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही यही हो, बाकी तो आप लोग के पास बच गई ना। लेकिन मार्केट रिस्क क्या कहता है? मार्केट रिस्क इज अ रिस्क दैट अफेक्ट्स ऑल द कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपने क्लोथिंग की पूरी मार्केट के ऊपर पैसा लगा दिया, अगर ये डूब गई, तो समझे आपकी इन्वेस्टमेंट भी विल गो डाउन, आपकी इन्वेस्टमेंट भी फॉल डाउन कर जाएगी। ठीक हो गया? ओके। इसके बाद है ट्रेड, लास्ट जो आपका तरीकेकार है जिससे आप लोग अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, वो है ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। अब याद रहे यहाँ पे आपने रिस्क और रिटर्न को इकट्ठा लेके चलना है। आप लोग के पास दो तरीके होते हैं, या तो यस या तो नो, या तो ले लो या तो ना लो। ठीक है जी। अगर इसको कहें तो इसको मतलब इकोनॉमिक्स की जबान में, फाइनेंस की जबान में कहें तो इसको कहते हैं चूजिंग अ पोर्टफोलियो विद अ लोअर रिस्क एंड लोअर रिटर्न। हमें पता है कि जितना रिस्क लोगे, जितना आगे निकलोगे, उतना पैसा मिलेगा। कहा यही जाता है ना आम जिंदगी के अंदर, आप जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है आज आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया हो, उसके ऊपर सिर्फ 102 रुपये आया हो सकता है आप कल इसी 102 रुपये को मजीद इन्वेस्ट करोगे, इसके ऊपर 105 रुपये हो जाए। हो सकता है अगले साल 105 को दोबारा इन्वेस्ट कर दो तो वो 200 रुपया बन जाए। लेकिन आगे बढ़ते 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 एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि वो 200 रुपया एकदम से नीचे ड्रॉप हो जाएगा। ये बेटे ऐसी चीजें होती हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर। अगर आप लोगों में से किसी ने स्टॉक्स मार्केट के बारे में पढ़ा हो या स्टॉक मार्केट्स के बारे में पता हो, तो आपको पता होगा किसी फर्म की जो वैल्यू है ना, वी नेवर नो, ये अनसर्टेन होता है, ये इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। इंशाल्लाह ये जो हमारा अगला टॉपिक है एसेट वैल्यूएशन का, उसमें ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। आपको स्टॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और स्टॉक्स को कैसे लोग उसमें ट्रेड करते हैं, उस स्टॉक्स को देखते कैसे, ये सारी चीजें मैंने उसमें आपको समझानी है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ इतना मैं ये कहूंगी कि अगर आप लोग लेट से कि आप स्टॉक्स में पैसा लगाने भी जा रहे हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, अपनी सेविंग्स को वहां सप्लाई करने जा रहे हो, तो हमेशा वो वाली चीज चुनो, वो वाला पोर्टफोलियो, या पोर्टफोलियो कहा जाता है बेसिकली एक फर्म को। ठीक है, फर्म की जो आउटलुक होती है, जो वो अपने बारे में डिटेल्स बता रही होती है, उसको पोर्टफोलियो कह दिया जाता है। उस फर्म को चुनो जहाँ पे कम रिटर्न मिल रहा हो, क्योंकि जहाँ पे कम रिटर्न होगा ना, वहां पे कम रिस्क होगा। ठीक है, अगर आप लोग ज्यादा रिटर्न की तरफ जाओगे तो उसमें रिस्क भी ज्यादा आएगा। अब इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ना, इनको मेजर करने के लिए बेटे आप लोग के पास एक मैथमेटिकल टूल होता है।
आप देखते स्टॉक मार्केट का चार्ट देखा होगा, वहां चार्ट के ऊपर ग्राफ्स चल रहे होते हैं, उस ग्राफ्स के अंदर एक छोटी सी अमाउंट होती है स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से। बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बेटे, ये एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिकल मैयर है, जैसे कहते हैं ना मीन निकालना, किसी चीज की एवरेज निकालना, किसी चीज का मोड निकालना, इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको ये वेरिएशन किसमें कितनी डिस्पर्जन होगा, क्या वेरी कितना वेरी करेगा एक अमाउंट से दूसरे अमाउंट तक जाने के लिए, इन सब चीजों का अगर निचोड़ अगर देखें हम, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को पोर्टफोलियो का मैयर या पोर्टफोलियो का यूनिट कह दिया जाता है। तो इसको देखा कैसे जाता है कि पोर्टफोलियोज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एंड रिस्क और इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाया गया, यहाँ पे देखें कि इसके वाई एक्सिस के ऊपर बेटे मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर रिटर्न्स है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर इसके रिस्क है। रिस्क को एसोसिएट कर दिया गया है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगी, आप उतना उस चीज को ऑप्ट करोगे, उस चीज को चूज करोगे। जितना आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन हाई लेवल पे जाती जाएगी, उस चीज को आप लोग छोड़ दोगे, क्योंकि हाई स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब है हाई रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा उसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा उसमें है। तो यूजुअली जो आमतौर पे देखा जाता है, तो रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम इस्तेमाल किया जाता है। मैंने रिस्क इसके इसलिए साथ लिखा ताकि आप लोगों को ये पता हो कि रिटर्न के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद है रिस्क को मैयर किया जा रहा है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना कम रिस्क होगा, जितना हाई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाई रिस्क होगा। तो इन दोनों में से हमने चूज किसको करना है, हमने चूज करना है इसको, ठीक है जी। हम लोग इसको देखेंगे जहाँ पे लोअर रिस्क, कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो आप लोगों ने इसमें भी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का नाम लेना है कि भाई जितना लोअर रिटर्न होगा उतना लोअर रिस्क होगा, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो, ठीक है। बजाय ये कि एक ही दम से सारा का सारा पैसा किसी एक जगह पे लगा दो और वहां पे उतना ही हाई रिस्क मौजूद हो, तो यू नेवर नो कि कल अगर आप लोग का पैसा है, जो आप लोग की इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट यील्ड करेगी कि नहीं करेगी, यू नेवर नो दैट। तो इसलिए इट्स बेटर कि अगर आपको चूज करना हो हाई रिस्क में या लोअर रिस्क में, तो आप अपने लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाओ, लोअर रिटर्न की तरफ जाओ, जहाँ पे लोअर रिटर्न और लोअर रिस्क हो। तो ये बेसिकली 3 तरीके थे जिनको अपनाने से हम लोग अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। रिस्क कैन बी मैनेज बाय दीज 3 वेज। तो बेटे आज का जो टॉपिक था वो हमने आप लोग की बुक के पेज नंबर 281 से लेके 288 तक किया था। नेक्स्ट जो आप लोग का इस द बेसिक टूल्स ऑफ फाइनेंस के टॉपिक में रह गया है, वो है आपका एसेट वैल्यूएशन। ये सारे के सारे जो हमारे मनी के एसेट्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, इन सबको वैल्यूएट कैसे किया जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है तो हम इंश्योरेंस बाय करें, किसमें जाना है तो हम लोग डाइवर्सिफिकेशन इख्तियार करें, किसमें जाना है तो हम लोग अपनी रिस्क और रिटर्न की बात करें। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम अपने कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब मुझे